नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे पास EMFT में। EMFT में हमारे पास मैथमेटिकल जब प्रोसीजर करोगे, जैसे आप हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल रहता है वो किसका रहता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। किसी भी स्मॉल पार्ट में अगर आपको कोई वैल्यू पता करनी है तो हम क्या करते हैं, या लॉन्ग पार्ट में वैल्यू पता करनी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम का मतलब पता होना चाहिए, उसको कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं ना, थोड़ी देर। इन सब का यूज़ हम क्यों करेंगे, डिफरेंशियल लेंथ होगी DL वेक्टर, डिफरेंशियल एरिया होगा DS, S फॉर सरफेस एरिया, करेक्ट, DS, और dV ये होगा। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये जो होगा स्केलर होगा। कैसे होगा वी विल डिस्कस, करेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ होगी तो हमारे पास वेक्टर ही होगी, और एरिया होगा वो भी वेक्टर ही होगा। किस डायरेक्शन में होगा कि ये पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम इन नॉट इन एनी डायरेक्शन, वो हमारे पास क्या है, स्केलर होता है, करेक्ट। अब देखो इसको जरूरत क्यों पड़ी है, इसके लिए बेसिक डिस्कस करते हैं। आपके पास हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ेंगे और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दो ही चीज़ें पता करनी है हर जगह, ठीक। अब देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारे पास D इक्वल टू Q बाई A। Q इज द कूलम, A इज द एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स, एक ही बात है, इंटेंसिटी E एम्पियर पर मीटर, I बाई L, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर। वैसे NI बाई L होता है mm पर यूनिट लेंथ, N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम टर्न्स जो है 1 मान रहे हैं, करेक्ट। तो एम्पियर पर टर्न आ गया। तीसरा है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो गई। मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए जो मेनली दो यूज़ होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इक्वल टू 5 बाई A, दैट इज यूनिट क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड इंटेंसिटी वो होगा आपके पास H इक्वल टू, ये वोल्ट पर मीटर होगा ना, सॉरी, इसको आप वोल्ट पर मीटर करिएगा, ये I बाई L होगा, ठीक है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। सॉरी, इसको चेंज कर दीजिएगा ना। तो ये हमारे पास है। कंसेप्ट सीखते हैं क्या है हमारे पास। अगर आपको इन सब की वैल्यू पता करनी है, लाइक है ना, आपको मैं बोलता हूँ कि अगर वोल्टेज V की वैल्यू पता करनी है या करंट I की वैल्यू पता करनी है, तो आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, L कौन सा होगा, डिफरेंशियल लेंथ, है ना, करेक्ट। और उसी तरह अगर आपको Q पता करना है, फ्लक्स वाई पता करना है, तो आपको किसकी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एरिया की ना। तो आप देखो ज़रा प्लीज़, आपको समझाते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे आपको पता करना है, आपको पूछा जाए Q निकालिए, Q क्या होगा, D डॉट A, ठीक है, डेंसिटी इंटू एरिया। अब एरिया जो यूज़ करोगे आप कैलकुलेशन के लिए, वो आप यूज़ करोगे, ये DQ लिख दोगे, ये D डॉट DS। एरिया कौन सा आप यूज़ करोगे, सरफेस एरिया, तो Q इज़ द नथिंग बट द D डॉट DS, ये आ जाएगा। अब आप आगे चल के ऐसे फॉर्मूले देखोगे, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आए। अरे कंफ्यूज होने की जरूरत क्या, सिंपली 4 फॉर्मूले लग दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, खत्म हो गया 4 फॉर्मूले से। आपको ये पता होना चाहिए कि अरे ये आया कैसे, बस और कुछ नहीं, ये फॉर्मूले से ही तो बना है,
डिफरेंशियल एरिया आ गया साथ में मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन कर दिया, हो गया। अब इसी के ऊपर तामझाम गोल 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 घूमता रहता है, इसी के ऊपर नई नई चीज़ें आती रहती है। और EMFT में डिस्कस क्या प्रॉब्लम क्या आता है स्टूडेंट को, प्रॉब्लम ये आता है कि यार ये इतने टाइप के फॉर्मूले, इतनी सारी नई चीज़ें कैसे रिमाइंड करें, कुछ नहीं है, बस यहाँ से निकालो ना, सिंपल कंसेप्ट के थ्रू जाओ, आ जाएगा सारा, ठीक। अब उसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल V पता करो, तो आप क्या लिखोगे, E डॉट एल dV इक्वल टू E डॉट dl, डिफरेंशियल चीज़ें लोगे, E डॉट dl, ये हो गया आपके पास, पोटेंशियल निकल गया। इस तरह से आप पता करोगे और यही फॉर्मूला आएंगे बाद में, ठीक है, आप देखोगे, ठीक है। तीसरा, अगर आपको मैं बोलूँ फ्लक्स पता करो, फाई इक्वल टू B डॉट A, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, D फाई इक्वल टू B डॉट एरिया, डिफरेंशियल एरिया DS, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DS, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये लाइन इंटीग्रल, सॉरी S डिफरेंशियल एरिया है तो सरफेस इंटीग्रल, डिफरेंशियल लेंथ है तो लाइन इंटीग्रल, और डिफरेंशियल एरिया है तो सरफेस इंटीग्रल। तीन टाइप के इंटीग्रल डिस्कस करेंगे अब, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। अगर डिफरेंशियल लेंथ का यूज़ कर रहे हैं तो लाइन इंटीग्रल होगा, डिफरेंशियल एरिया है तो वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल होगा, और डिफरेंशियल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। हर चीज़ को पता करने के तीन नियम है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल। उसके बाद फोर्थ वाला अगर आपको पता करना है तो फोर्थ वाला भी कर सकते हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। करंट पता करना है तो S डॉट L यही होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा DI इक्वल टू H डॉट DL, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन H डॉट TL। तो अल्टीमेटली ये जो इंटीग्रेशन है ये कौन सा इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ और बता देते हैं, आपके मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक के कई सारे फॉर्मूले यहीं पे आगे बेसिक्स में, और यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पांचवा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो भी होता है Q बाई V, कूलम पर मीटर क्यूब। V इज द वॉल्यूम, ठीक है, V इज नॉट पोटेंशियल, करेक्ट, पोटेंशियल नहीं ले रहे, V इज द वॉल्यूम, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए वॉल्यूम लिख दीजिए। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब। अगर मैं आपको बोलूँ Q पता करो तो क्या होगा, dQ इक्वल टू रो V dV, Q इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो V dV, ये आ गया फार्मूला। अब बताओ कहाँ रटने की जरूरत है, सारे फार्मूले आ रहे हैं आके कि नहीं आ रहे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है किसी कोऑर्डिनेट में। तो अभी हम यही पता करने जा रहे हैं कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो हमारे पास किस कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल लेंथ का फॉर्मूला कौन सा होगा, डिफरेंशियल एरिया का क्या होगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम का होगा। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, अलग अलग डिफरेंशियल लेंथ, एरिया के वॉल्यूम के फॉर्मूले होंगे और उनको हम यहाँ पर पुट करना है। तो इंटीग्रेशन करोगे सिंपली, EMFT में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बस हो गया, और कुछ नहीं। बस बेसिक्स पता होना चाहिए, 4-5 फॉर्मूले पता होने चाहिए कि है क्या, एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख दो, ठीक है। और फिर अब आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंशियल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कैसे भी इस तरह से फॉर्मूले बना सकते हो। कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन में क्या होता है, ये गिवन होता है, ये DL गिवन होता है, DL आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा, स्फेरिकल है, कार्टेशियन है या फिर सिलेंड्रिकल है, कौन सा है, उसके साथ आप क्या करो, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, इंटीग्रेशन करो। अगर लिमिट दे रखी है तो इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख दो, आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यही क्वेश्चन बनेंगे, आप देखोगे आगे यही क्वेश्चन बनेंगे। यही क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक में, और कुछ नहीं है, ठीक है। EMFT एक तरह से आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है। बेसिक इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिफरेंशियल लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हर कोऑर्डिनेट का, वो पता करते हैं। वीडियो पॉज करके इतना लिख दीजिएगा प्लीज़।
ठीक है। फर्स्ट हम किसके लिए करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए करते हैं। हेडिंग लगाइएगा प्लीज, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। और EMFT में बहुत बहुत ज़रूरी है कि आगे बढ़ने से प्रीवियस वाला टॉपिक ढंग से रिवाइज कर लिया जाए। उसको रिवाइज करिए, आपके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 3 डायरेक्शन है, x, y, z, ठीक है। अल्टीमेटली हम जानते हैं किस तरह से रियलिटी में, ये तो बुक का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रियलिटी में हमारे पास x, y, z इस तरह से फिजिकली हमेशा एज्यूम करिए, इमेजिन करिए, ये तो बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको कभी मत मारनी है, ठीक है। हमेशा सोचना है, इमेजिन करिए x, y, z इस तरह से, x, y, z हाइट, ठीक। अब डिफरेंशियल लेंथ का मतलब x डायरेक्शन में dx कंपोनेंट को ले लेते हैं, y डायरेक्शन में dy कंपोनेंट ले लेते हैं, z डायरेक्शन में dz कंपोनेंट ले लेते हैं। साथ में डायरेक्शन तो शो करनी पड़ेगी, किस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट ले रही हो। लेट यहाँ पर देखो ज़रा प्लीज़, x डायरेक्शन में dx कंपोनेंट ले लिया, y डायरेक्शन में dy, z डायरेक्शन में dz। तो डिफरेंशियल लेंथ क्या हो गई हमारे पास, dx इन विच डायरेक्शन, x डायरेक्शन, dy इन विच डायरेक्शन, y डायरेक्शन, dz कंपोनेंट इन विच डायरेक्शन, az डायरेक्शन, ठीक है। ये डिफरेंशियल लेंथ। अब डिफरेंशियल एरिया, उसके बारे में, डिफरेंशियल एरिया कैसे पता करते हैं, बहुत सही बात है। देखो ज़रा प्लीज़, ये हो गया x, ये मोबाइल है, इसका यूज़ करेंगे हम, x, y और z, ठीक है। अगर मैं आपको ये XY है तो XY प्लेन कौन सा होगा, ये वाला, ये XY प्लेन होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये X हो गया, ये Y हो गया, XY प्लेन। अब इस प्लेन में कोई एरिया है, ये एरिया यहाँ रख देते हैं, ठीक है, एरिया है, उसकी डायरेक्शन किधर हो सकती है, Z डायरेक्शन। मतलब dx इंटू dy एरिया कैसे पता करोगे रेक्टेंगुलर का, ठीक है, विड्थ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, इस तरह से लंबाई इंटू चौड़ाई, कुल मिला के बाद ये है हमारे पास, ये dx इंटू डी वाई, और इन विच डायरेक्शन, थर्ड डायरेक्शन जो भी होगी। अगर मैं यहाँ पे रखूँ एक्स जेड प्लेन, ये x हो गया, ये z हो गया, एक्स जेड प्लेन में रखते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में आगे पीछे जा सकता है, अगर प्लेन एक ही होना चाहिए। अब आप बोलो y z प्लेन में, ये y है, ये z है, y z प्लेन में ये है, किस डायरेक्शन में जाएगा, x डायरेक्शन में आगे पीछे जा सकता है। तो जो भी थर्ड कंपोनेंट होगा वो हमारे पास डायरेक्शन शो करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी एक प्लेन में रख दो चीज़ को और तीसरी डायरेक्शन बताएगा। मतलब आपके पास अगर एक्स वाई प्लेन में कोई चीज़ रखी हुई है, देखो ये हमेशा रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इससे कभी कुछ समझ में नहीं आता, बुक वाले पता नहीं क्या करते, ठीक है, वो उनकी भी मजबूरी है, रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, कैसे समझ में आएगा। आप हमेशा इमेजिन करो, है ना, तो इमेजिन करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में है तो कोई चीज़ किस डायरेक्शन में जाएगी, जेड डायरेक्शन में जाएगी, तो डी एक्स डी वाई जेड डायरेक्शन में जा सकता है। एक सरफेस एरिया ऐसा भी हो सकता है, या फिर डी एक्स डी जेड किस डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में, डी वाई डी जेड किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा। तो सरफेस एरिया के 3 फार्मूले बन गए, ठीक। अब थर्ड आता है वॉल्यूम, क्या होता है, मीटर क्यूब, लेंथ है अगर मीटर सेंटीमीटर किसी में भी mm क्यूब आ जाएगा, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई, तो तीनों का मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। वॉल्यूम का डायरेक्शन होगा नहीं, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड एबव बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ एंड एरिया आर वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर डीएल वेक्टर आपको पूछा है, जैसे अभी हमने जो फार्मूला लगाई, उठा के ये फार्मूला रख दो बस, ठीक है। अगर डिफरेंशियल एरिया का है तो देखो कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिफरेंशियल एरिया, जिस डायरेक्शन में दूसरी चीज़ है, उसी डायरेक्शन वाला फार्मूला उठा के वहाँ रख दो बस, ठीक है। इनमें भी चॉइस होगी, ऐसा नहीं कि कोई सा भी उठा के रख दो, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी किस डायरेक्शन में जो पूछा है वो कंपोनेंट है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला फार्मूला रख देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड हमारे पास कौन सा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स।
सिलेंड्रिकल और सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से होंगे, रो फाई जेड। तो ज़रा हम सिलेंडर वापस बनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं किस तरह से डिफरेंशियल लेंथ एरिया वॉल्यूम बना सकते हैं। एक सिलेंडर बनाएंगे, एज्यूम करना है आपको, ठीक है। एक सिलेंडर है इस तरह से, सिलेंडर का कोई सेंटर पॉइंट, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट कंसीडर करिएगा इस सिलेंडर का, एक्स वाई और जेड, ठीक है। जेड इज द हाइट, ऐसे रखा हुआ है। फिर हमने क्या शो किया था, सिलेंडर के अंदर, जैसे एज्यूम करिए प्लीज़ ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है चारों तरफ, बीच में हमने कोई सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लिया, एक्स वाई जेड ले लिया उसमें, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब हम क्या शो कर रहे हैं, रेडियस। रेडियस कैसे होगी, रो, जो एक्स से कितना एंगल बनाएगी, 0 से 2 पाई, ये एक्स है, इससे ये रेडियस यूँ घूमते रहेगी, ठीक है। तो ये कितना एंगल बनाती है, 0 से 2 पाई, ये रो रेडियस। ज़रा पिछला वाला देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये, इसका अगर डिफरेंशियल कंपोनेंट लोगे फाई का क्या होगा, डी फाई, ठीक है। और ये तो डी रो हो जाएगा, ये डी जेड हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। अब देखो ज़रा प्लीज़ डिफरेंशियल लेंथ कैसे पता करें। डिफरेंशियल लेंथ एक्स, सबसे पहले रो डायरेक्शन में डी रो ए रो कैप, फिर फाई डायरेक्शन में डी फाई ए फाई कैप, फिर जेड डायरेक्शन में डी जेड ए जेड कैप। लेकिन एक बात बताइए कि डिफरेंशियल लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर सेंटीमीटर एमएम इसमें होगी ना। ये जेड, ये आपके पास क्या है, लेंथ, ठीक है, इसकी यूनिट किस में होगी, मीटर में। और ये रो, ये भी रेडियस है, मीटर सेंटीमीटर में होगी, इसकी भी लेंथ होगी मीटर सेंटीमीटर में। लेकिन ये फाई रेडियन या डिग्री में होगा, तो ये किसके साथ, इसके साथ कैसे ऐड हो सकता है, बताओ, नहीं ऐड हो सकता ना। तो इसलिए इस रो को हमें क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी फाई कंपोनेंट से, डी फाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, कोई लेंथ की यूनिट मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट दिस क्वांटिटी चेंज इनटू लेंथ, है ना, तभी तो जाके क्या होगी, लेंथ होगी। तो इसलिए यहाँ पे ज़बरदस्ती रो से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। पिछली बार तो डी एक्स डी वाई डी जेड हमारे पास क्या थे, तीनों लेंथ ही थे एक तरह से, मीटर सेंटीमीटर एमएम में थे। अब यहाँ पर हमें रो से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल एरिया ध्यान रखिए, अगर आप डी रो और रो डी फाई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तीसरी डायरेक्शन कौन सी होगी, ए जेड कैप। 2 का मल्टीप्लाई तीसरी डायरेक्शन, रो डी फाई और डी जेड का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीसरी डायरेक्शन ए रो कैप। डी रो डी जेड का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीसरी डायरेक्शन कौन सी होगी, ए फाई कैप। और तीनों कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी वॉल्यूम की, रो डी फाई डी जेड। रो क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डी फाई को लेंथ में चेंज करना था, वो रेडियन या डिग्री में होगा, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ एरिया वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट्स है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। हेडिंग लगाइएगा। तीसरा हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, स्फेरिकल, स्फेयर बनाना पड़ेगा वापस। एक्स वाई जेड वाई जेड। आप एज्यूम करिए बास्केटबॉल है हमारे पास, फुटबॉल, उसका सेंटर पॉइंट, उसमें हमने क्या रख दिया, एक्स वाई जेड, ठीक है, याद होगा आपको।
ये बास्केटबॉल है इसके चारों ओर। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने जेड से क्या लिया, रेडियस लिया। तो जेड और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने क्या बोला, थीटा। इसको हमने क्या बोला, थीटा। जेड एक्स वाई, तो ये क्या हो गया था, आर कॉस थीटा। इधर क्या आ गया था, आर साइन थीटा। ठीक है, इसके बीच में क्या एंगल था, फाई। तो थीटा की जगह क्या हो गया, डी थीटा। फाई की जगह क्या हो गया, डी फाई। और आर की जगह डी आर। ठीक है, अब हमारे पास देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर क्या लिखेंगे डिफरेंशियल लेंथ एरिया में, डी आर ए आर कैप। भाई रेडियस तो मीटर में ही होगी, प्रॉब्लम कहाँ आएगा, डी थीटा ए थीटा कैप में और डी फाई ए फाई कैप में, क्योंकि ये दोनों एंगल है। ठीक है, अब एंगल में डी फाई है, डी फाई को किस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर साइन थीटा से, सो दैट ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियस में, आर साइन थीटा से। और इसको आर डी थीटा से, तो डी फाई को तो आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डी थीटा वाले को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। जो इसके साथ कंपोनेंट होगा उसी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, लेंथ में चेंज हो गया। अब इन तीनों का क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट आर डी थीटा, और तीसरी डायरेक्शन ए फाई कैप। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और तीसरी डायरेक्शन ए आर कैप। अब पहले और तीसरे का प्रोडक्ट और बीच वाली डायरेक्शन आर साइन थीटा डी फाई ए थीटा कैप। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन है, इस वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ एरिया वॉल्यूम का, और इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वीडियो पॉज करके इतना लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेल ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बात ज़रा ध्यान रखिएगा, dx में हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, dx dy dz में, d रो डी फाई dz में, dr डी थीटा डी फाई में। डिफरेंशियल लेंथ निकालने के लिए यहाँ पे हमने r से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे r से, और यहाँ पे r साइन थीटा से। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे याद रख दोगे, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, 1 से 1 आर, या इसमें रो किया था, रो से मल्टीप्लाई किया था, रो डी फाई, या 1 आर साइन थीटा। ये थोड़ा याद रखिएगा, याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं डेल ऑपरेटर। इसमें लिख दीजिए स्टेटमेंट, फिर इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। इट इज़ ए ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन स्केलर क्वांटिटी एंड रिजल्ट्स in vector form। ठीक है, डेल ऑपरेटर का क्या होता है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में ये कुछ नहीं होता है, डेरिवेटिव होता है, डी बाई डी एक्स, अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे एक्स वाई जेड है ना, तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप डेल ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, डेल्टा से शो करते हैं इसको। तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में अलग अलग होता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको कैसे शो करते हैं, डेल इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। मतलब डेरिवेटिव लेना है,
एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। डेरिवेटिव लेना है बस इस तरह से, हर एक डायरेक्शन में डेरिवेटिव ले लो। दूसरा है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, डेल बाई डेल रो, ए रो कैप, डेल बाई डेल फाई, ए फाई कैप, डेल बाई डेल जेड रो फाई जेड। अब हमने यहाँ क्या किया था, डेरिवेटिव लेने के लिए लेंथ रो से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, आपको रो से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ निकालने के लिए रो से मल्टीप्लाई किया था ना आपने, रो से डिवाइड करना पड़ेगा। अब तीसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, डेल बाई डेल आर, ए आर कैप, डेल बाई डेल थीटा, ए थीटा कैप, डेल बाई डेल फाई, ए फाई कैप, ठीक है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था, आर से, तो आर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया था, तो आर साइन थीटा से डिवाइड करना, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये डेल ऑपरेटर है। अब ये डेल ऑपरेटर किसी भी स्केलर पे ऑपरेट करेगा, तो साथ में डायरेक्शन है, तो क्या आएगा, रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। डेल ऑपरेटर को अगर आप स्केलर पे भी ऑपरेट कर सकते हो और वेक्टर पे भी, और अलग अलग तरीके से, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो अलग होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो अलग होगा, ठीक है। वो सारा चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा प्लीज़, वीडियो पॉज करके इतना लिखिएगा प्लीज़। अब देखते हैं यहाँ पर इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं डेल ऑपरेटर का। एप्लीकेशन ऐसे करते हैं, लेट ए इज स्केलर क्वांटिटी, ए वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आप स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट इससे डेरिवेटिव ले लेते हो, ठीक है, अगर डेल ए निकालते हो तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट हमेशा किसका निकालते हैं, स्केलर का। इन सब का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डेल ऑपरेटर से ऐसे स्केलर को ऑपरेट करा देते हो तो आपके पास ग्रेडियंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर डाइवर्जेंस कैसे मिलता है, इन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, अगर आप किसी वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तो डाइवर्जेंस आ जाता है। कर्ल ऑफ ए वेक्टर, अगर आप किसी वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास कर्ल आ जाएगा। लाप्लासियन ऑफ ए वेक्टर, ये एप्लीकेशन है ना, लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए क्वेश्चन बनते हैं। डेल स्क्वायर ए, जो भी स्केलर है उसका डबल डेरिवेटिव ले लो, आपके पास लाप्लासियन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को पता करने के लिए हम डेल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को तो डिस्कस करेंगे। डाइवर्जेंस एंड कर्ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेडियंट का मतलब समझते हैं। ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, स्केलर की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, लेकिन अगर हमें किसी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पता करना है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पता करना है, तो हम क्या लेते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं, करेक्ट। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, कोई भी चार्ज है, तो चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी डिग्री पे ट्रेवल करती है, 90 डिग्री पे, है कि नहीं। तो हमें अगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पता करना है तो हम क्या निकालेंगे, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी ये बताता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मतलब आपको यहाँ पता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है मान लीजिए, तो 2 वोल्ट पर मीटर
जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 90 डिग्री से नहीं जाता तो हो सकता है 1 वोल्ट पर मीटर जाता। एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितना मान रहे हैं 2 वोल्ट पर मीटर, ऐसे ही माना है हमने, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी की भी क्वांटिटी का शो करना हो तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख दीजिएगा कि व्हाट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शोज, अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रेडियंट क्या शो करता है। ग्रेडियंट शोज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ of any scalar quantity in particular direction, ठीक है, ये हो गया ग्रेडियंट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंस कर्व, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट।